हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, भारत में अगर हम विज्ञान और तकनीक की बात करें तो कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जिनका नाम सबसे पहले खुद ब खुद ही आ जाता है। हम बात करें स्पेस के क्षेत्र में इसरो की या डिफेंस के क्षेत्र में DRDO की। निश्चित तौर पे वर्तमान समय में भारत साइंस टेक की दुनिया में जिस स्तर पे मौजूद है, इन दो संस्थानों का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। स्पेस की बात करें तो शायद वैश्विक स्तर पे कुछ सबसे बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक इसरो की बात हर बार होती है। हम बात करें इसरो की तो आप मेरे पीछे इस खबर को देख सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट UPSC GS3 यानी कि जो साइंस टेक की बात करते हैं उसके लिहाज से क्या कि भारत ने यानी कि इसरो ने GSAT-7R को लॉन्च किया, जो इंडिया का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। जब हम इस न्यूज़ को आगे देखेंगे तो हम देखेंगे कि वैश्विक स्तर पे अन्य देशों ने किस भार तक पहुंच स्थापित की, मतलब वो कितने भारी सैटेलाइट को भेज चुके हैं। हम GSAT की विशेषताओं पे बात करेंगे, भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी बात करेंगे। जिस रॉकेट का प्रयोग किया गया ना LVM-3, हम इसकी भी बात करेंगे, इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है, हम इसकी भी बात करेंगे और बहुत सारे विषयों पे बात करेंगे। तो इसरो ने क्या किया, GSAT-7R को लॉन्च किया। थोड़ा सा उसको देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि 2 नवंबर 2025 को भारतीय जो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र से भारतीय नौसेना के लिए GSAT-7R यानी कि CMS-03 संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह भारत द्वारा अपनी धरती से प्रक्षेपित किया गया अब तक का सबसे सफल संचार उपग्रह है। ठीक है, सबसे सफल संचार उपग्रह है। वैसे तो अगर हम सफलता की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जो भारत ने स्पेस के क्षेत्र में सफलताएं अर्जित की हैं वो अपने आप में अद्भुत है। और अगर कुछ सबसे सफल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जाए तो उसमें इसरो का नाम निश्चित तौर पे टॉप में आता है ना। थोड़ी और आगे बात करें इसके पहले बस मैं इतना बताता चलूं कि ये मेरा टेलीग्राम है, ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप स्कैन करके जुड़ जाइए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जुड़ी सभी बातें, आपके वैकल्पिक विषय ऑप्शन से जुड़ी सभी जो डिस्कशंस होते हैं वो यहाँ पे करते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी जुड़ जाइए, यहाँ पे भी बातें होंगी, डिस्कशंस होंगे। ठीक है, चलिए पहले GSAT-7R CMS-03 को समझ लेते हैं। तो लगभग 4410 किलोग्राम का इसका वजन था। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि फैक्ट्स थोड़े जानने जरूरी हैं, बेसिकली UPSC कॉन्सेप्ट पे बात करता है। ठीक है, प्रक्षेपण यार LVM-3 M5 लॉन्च व्हीकल जो इसका था, मार्क 3 जिसका था। ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 LVM-3। और सबसे बड़ी बात क्या है, LVM-3 को इसको मतलब अगर आप बहुत ही लेमैन टर्म में कहें तो इसको बाहुबली की तकनीक कहा जाता है, बड़ा फेमस है ये। ठीक है, जो LVM-3 है ना। प्रक्षेपण का समय शाम 5:26 जो स्टैंडर्ड टाइम है उस पर भेजा गया। ये भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, इस पे भेजा गया। थोड़ा सा मैं एक बार पॉज करके कुछ थोड़ी चीज़ें आपको बता दूं। जैसे हम LVM-3 की बात करते हैं, ठीक है, तो LVM-3 लगभग आप देखेंगे तो 43 से 44 मीटर जिसकी लंबाई है और लगभग 642 टन का ये भेज सकता है। यहां पे जब देखा गया जो भी GTO में यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में जो भी पेलोड भेजा गया वो लगभग 4 टन के आसपास का था। ठीक है, 4 टन के आसपास का था यानी कि लगभग 4000 किलो के आसपास का था। और हम जब जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं जो यहां पे आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। क्या है कि अंडाकार कक्षा होती है जिसको जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट कहते हैं। और क्या है कि इसका जो निकटतम बिंदु पृथ्वी के करीब और दूरतम बिंदु जो होता है वो भू स्थिर कक्षा के पास में होता है, यानी कि जो एपोजी होता है और जो पेरिजी होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे बात की। मैं हालांकि हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि जब भी आप साइंस टेक या खासकर स्पेस के किसी विषय को पढ़ें तो इससे रिलेटेड जितने भी टर्म है, जैसे एक होता है जिसको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, ठीक है, यानी कि भू स्थिर कक्षा, वो क्या होती है आप उसको जाने। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है आप उसको जाने। जैसे भू स्थिर कक्षा की अगर बात कर लें तो भारत से लगभग 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, शुरुआत में जब हम लोग साइंस टेक पढ़ना शुरू करते थे तो इन सब चीज़ों से शुरुआत होती थी, स्पेस की बात करते थे। ठीक है, उपग्रह जो है वो पृथ्वी के घूर्णन के साथ वहां पे घूर्णन करता रहता है। ठीक है, और पृथ्वी से देखेंगे क्योंकि जियो सिंक्रोनस उसको कहते हैं, तो पृथ्वी से देखने पे वो स्थिर प्रतीत होता है। ऐसे ही जब हम क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं तो एक तापमान है जिसको हम कहते हैं -253 डिग्री सेंटीग्रेड, वहां पे यानी कि बेहद कम तापमान पे जो संग्रहित ईंधन होता है उसका प्रयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन में। तो ये सारे कुछ ऐसी बातें जो आपको पता होनी चाहिए।
मैं हमेशा कहता हूं कि सिद्धांत जरूरी है लेकिन कुछ फैक्ट्स भी जरूरी हैं, ठीक है। और जब हम इसकी बात करें ना LVM-3 की, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो ये बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये तीन चरणीय प्रणाली है। ये 3 चरण में ये प्रणाली अपने काम को अंजाम देती है। फिर कभी इस पर बात करेंगे क्योंकि वो थोड़ा विस्तारित हो जाएगा, हमारा जो नियत समय है उससे हम थोड़े आगे बढ़ें और बिंदु पे बात करें। इसका ये 15 वर्ष का ये मिशन है, 15 वर्ष के लिए काम करेगा और लगभग आप देखेंगे तो 1589 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं इस परियोजना में, ठीक है। और 11 जून 2019 से इस पे काम शुरू हुआ था और 2025 में इसको बाकायदा लॉन्च किया गया, 2025 में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि इस श्रृंखला का विकास कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम GSAT-7 रुक्मिणी को देखते थे, ठीक है। ये भारत का पहला समर्पित सैन्य संचार जो सैटेलाइट था, उपग्रह था, है ना। 30 अगस्त 2013 को GSAT-7 रुक्मिणी का प्रक्षेपण हुआ था। 2650 किलोग्राम इसका पेलोड था। फ्रेंच गयाना से इसको भेजा गया था, अब तो ये भारत से भेजा जा रहा है ना। भारतीय नौसेना के संचार आवश्यकताओं को पूरा करना इसका उद्देश्य था, जो पहला GSAT-7 था, है ना। GSAT-7R की आवश्यकता की हुई, थोड़ा सा इस पर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि UPSC अगर प्रश्न पूछेगा तो उसमें ये जो समीकरण है ये जरूर उसमें शामिल होंगे। अपने जीवन काल के अंत के करीब अगर हम देखा जाए तो क्या है, बढ़ती नौसैनिक परिचालन आवश्यकताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। जो GSAT-7 था वो अपने अंत में है, मतलब वो जिसके रुक्मिणी की बात की वो लास्ट स्टेज में है, और नई जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से GSAT-7R की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापक कवरेज की ज़रूरत हमको मिल गई थी, तो इसके लिए भी जो GSAT-7R है वो ज़रूरी है, और अधिक उन्नत और सुरक्षित संचार प्रणाली की आवश्यकता थी। इस कारण भी GSAT जो क्या कहते हैं 7R है, इसकी ज़रूरत थी। और क्या है कि अगर हम शायद अगर वर्तमान रिजीम को देखें तो वो आत्मनिर्भरता की हमेशा बात करती है, तो क्या है कि आत्मनिर्भरता की दिशा में एक यात्रा भी है क्या, कि पहले भारत को भारी उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए विदेशी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता था। आप देख ले, फ्रेंच गयाना की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब क्या है, अब भारत खुद से इसको कर रहा है। और मैं आपको बताऊं 2013-14 के समय कभी भी हम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ा करते तो ये मुद्दा हमेशा चर्चा में आता था कि भारी या हल्का, इस प्रकार के विषय पर। यहाँ पे अब भारत खुद से ही सारा चीजें मैनेज कर रहा है, विच इज अ ह्यूज डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट, ठीक है। GSAT-11 5800 चाहिए। एरेना क्या कहते हैं, खैर ये फैक्ट्स हैं, फैक्ट को आप मेरे PDF में देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर फैक्ट को समझाना नहीं, मैं फिर कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। जो ज़रूरी क्या है कि तकनीकी विशेषताएं थोड़ी सी फिर से आ जाते हैं, कि ये फिर से थोड़े फैक्चुअल है, पर मुझे लगता है कि बता देना चाहिए, आपको लग भी रहा होगा, क्योंकि मैं फैक्ट्स के पीछे जाने को कम प्रेफर करता हूँ। स्टेट पीसेस वगैरह में फैक्ट्स ज़रूर पूछे जाते हैं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अब उन फैक्ट से उतना रिलाई नहीं करता, ठीक है। UHF बैंड की बात की जाए तो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी जो आवाज़ संचार के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है। S बैंड जो विमान और जहाजों के साथ संचार करेगा, ठीक है। C बैंड जो ये डेटा संचरण के लिए काम करेगा, ठीक है। KU बैंड, जिसको कू बैंड भी कहा जाता है, ये उच्च बैंडविड्थ और डेटा वीडियो लिंक का काम करेगा, है ना। कवरेज क्षेत्र की बात की जाए तो हिंद महासागर क्षेत्र, इंडियन ओशन रीजन जो है, जो IOR है, वो इसके कवरेज क्षेत्र में होगा। भारत की जो तटरेखा है 2000 किलोमीटर तक का दायरा, उसको कवर करेगा ये, है ना। स्वदेशी घटक क्या है, 1200 लीटर की जो प्रणोदन टंकी इसमें जुड़ी है वो स्वदेशी है, वो भारत द्वारा निर्मित है। और इसमें अगर देखा जाए तो कोलैप्सिबल जो एंटीना लगा है, जिसको कभी भी कहीं भी किस प्रकार से जरूरत के हिसाब से मोड़ा जा सकता है, वो भी भारत ने विकसित किया है। और एंटी जैमिंग फ्रीक्वेंसी जो हॉपिंग है, यानी कि उन्नत इंक्रिप्शन क्षमताएं जो हैं भारत ने डेवलप की हैं, जो इस GSAT-7R में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। सामरिक और सुरक्षा महत्व इसका क्या है, तो निश्चित तौर पे जो जहाज़ों और पनडुब्बियों की निगरानी की बात है, आप सबको पता है कि आज के समय में जब हम चाइना को देखते हैं तो साउथ चाइना सी से जुड़े हर विषय पे वो बहुत सजग है। हम क्या इंडियन ओशन क्षेत्र में यानी कि IOR में उतना ही सजग हैं? उत्तर है नहीं, हमें और सजग होने की ज़रूरत है, तो ये वहाँ पे काम करेगा, है ना। शत्रु जहाज़ों और समुद्री डाकुओं पे नज़र लगातार रखेगा, है ना। तेज और सुरक्षित निर्णय लेने की क्षमता जो है वो इसके द्वारा विकसित होगी भारत के क्षेत्र में। ब्लू वाटर नेवी की क्षमता, दूर समुद्री परिचालन क्षमता में वृद्धि होगी, जो हमारी होती है उसमें वृद्धि लगातार होती जाएगी। हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक उपस्थिति और मजबूत होगी। स्ट्रेटेजिकली भारत पिछले कई वर्षों से, चाहे आप भारत के विभिन्न तरीकों को देखें, भारत हिंद महासागर में, ठीक है, हमेशा कोशिश करता है कि जैसे सपोर्ट की बात हम कर लें, ठीक है, हम भारत के जैसे सागर जो भारत की स्कीम थी हम उसकी बात कर लें। भारत हमेशा कोशिश क्या कर रहा है कि इस क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखे, वैसे जैसे साउथ चाइना सी आदि में चीन बना रहा है, उधर
यूएसए का भी दबदबा है ना। चलिए हम बात करें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति का प्रतिकार कर सकता है, यानी कि एक आंसर हो सकता है ये जो G-SAT-7R जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। नेटवर्क केंद्रित किया कि एकीकृत संचार नेटवर्क रहेगा, इसमें समन्वित हमले और रक्षा की बात इसकी हम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। और स्थितिजन्य जागरूकता यानी कि क्षेत्र रिलेटेड जो जागरूकता है वो और बेहतर हो सकती है इसके द्वारा, ये एक बड़ा फायदा है। हम बात कर ले थोड़ा और कि भू राजनीतिक संदर्भ क्या है, तो विश्व व्यापार का जो 80% है वो हिंद महासागर से होके जाता है, और अगर हम भी उसका भाग बने, प्रतिभाग बने, हमारे भी निगरानी में हो, तो हमको आइडिया भी लगेगा और हमारा जो नौवहन है वो भी बेहतर हो पाएगा, है ना। तेल परिवहन के प्रमुख मार्ग इधर से गुजरते हैं, मैंने खुद वीडियो भी किया था जो ईरान जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की बात कर रहा था तो भी मैंने इसको कवर ही किया था। भारत के लिए सामरिक महत्व का निश्चित तौर पे क्षेत्र है ना। और चुनौतियां क्या हैं, चीन की जो नौसैनिक उपस्थिति बढ़ती जा रही, इसलिए भारत के G-SAT-7R की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, हमारे भी रेडार में बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है। पाकिस्तान का नौसैनिक आधुनिकीकरण जो है वो भी हमारे लिए चिंता की विषय है, उसको भी हम अपने नज़रों के सामने देख सकते हैं, हम उस पर भी मॉनिटरिंग कर सकते हैं, है ना। समुद्री डकैती जो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन वगैरह मूवी आपने देखी होगी, तो उस प्रकार की या अवैध मछली पकड़ने की जो समस्याएं हैं हम उन पर नज़र भी रख सकते हैं, उन पर रोक भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी। गगनयान मिशन से संबंध क्या है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे हमने गगनयान पे भी मैंने एक वीडियो किया था कुछ दिनों पहले, आप जाइएगा मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा विकास सिंह करंट अफेयर्स की, उसमें दिख जाएगा। G-SAT-7R का सफल प्रक्षेपण गगनयान कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है ना। LVM-3 यानी कि HLVM-3 जो है ह्यूमन रेटेड जो क्या कहते हैं व्हीकल मिशन है, इसके लिए गगनयान के लिए तैयार किया जा रहा है, और चालक दल की सुरक्षा के लिए इसमें विशेष प्रकार के संशोधन किए गए स्पेसिफिक टू गगनयान, है ना। क्रू एस्केप सिस्टम क्या है कि आपातकाल में अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था है। मैं आपको एक और बता दूं, जब हम इस पीपीटी को बनाते हैं, मैं खुद बनाता हूं, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि उन तथ्यों को ज्यादा सामने रखा जाए जो आपके लिहाज से जरूरी हैं, और इनको उसी क्रम में व्यवस्थित भी किया जाता है, ठीक है, ताकि जब इस पीडीएफ को आप पढ़ें तो बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर भी हो जाए, है ना। आंतरिक सुरक्षा प्रणालियां, ठीक है, उनको थोड़ा उन पे काम की गई है कि इंटरनली और मजबूत रहे, क्योंकि गगनयान भारत का बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट अभियान है। अधिक सख्त परीक्षक मानकों को यहाँ पे तय किया गया है। अगर इसकी बात करें, इसके पहले मैं निष्कर्ष पे जाऊं, मैं एक बात और बताता चाहता हूं कि जब हम कभी भी हम माफ कीजिएगा यूपीएससी के लिहाज से चीजों को पढ़ते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है वो किस स्तर तक अभी पहुंची हुई है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, अभी मैंने बात बताई कि जो इसरो का जो LVM-3 की बात बताई, तो मैंने बताया कि लगभग 4 टन का पेलोड लेके जा रहा है, यानी कि लगभग 4000 kg की क्षमता लेके जा रहा है। लेकिन अगर हम अन्य की बात करें, जैसे अगर हम SpaceX की बात करें, ठीक है, SpaceX की बात करें, तो वो लगभग 26,700 kg तक के पेलोड को ले जाने की क्षमता रखता है, यानी कि अभी हमको और आगे जाने का प्रयास करना है। अगर हम बात करें चाइना के, ठीक है, अगर हम चाइना का, उसका नाम है लॉन्ग मार्च 5 की अगर हम बात करें, LM-5 जो है, तो वो लगभग 14,000 किलोग्राम का पेलोड जो है, 14,000 किलोग्राम का जो पेलोड है वो लेके जा सकता है। और अगर हम बात करें इसके अलावा के, हम एरियन 6 की बात करें, एरियन 6 जो पिछली बार लेके गया था, उसकी अगर हम बात करें तो वो लगभग 11 से 12,000 के पेलोड को, 12,000 kg के पेलोड को ले जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमको मिनिमम तो अपने 3 से 4 गुने अपनी क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम वैश्विक स्तर में जो जायंट्स हैं हम उनके सामने कहीं ना कहीं और बेहतर परफॉर्म कर सकें। चलिए हम निष्कर्ष पे आए। इसके पहले इसको मैं यहाँ से हटा दूँ ताकि आपको ये आप इसको देख लीजिएगा, मैं अपने नोट्स में इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है, ठीक है। चलिए एक बार इसके हम उसके निष्कर्ष पे आ जाते हैं, क्या चीजें हैं, बिंदु हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है। तो क्या क्या बिंदु हैं, तो यस, राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है ये, ठीक है। क्यों है कि भारत अब 4 टन से अधिक उपग्रहों को स्वतंत्र रूप से प्रक्षेपित कर सकता है, निश्चित तौर पर, जो मैंने बताया। हालांकि अभी दिल्ली दूर है, हमें 26,000 27,000 तक पहुंचना है, ठीक है, लेकिन भारत G-SAT प्रक्षेपित कर सका, ये बड़ी बात है। कुछ वर्षों पहले तो तुम वो भी नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। नौसेना की संचार क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार होगा इससे। LVM-3 की विश्वसनीयता और बहुमुखी प्रतिभा सिद्ध हुई, हम और बेहतर कर सकते हैं इसमें, है ना। और गगनयान मिशन के लिए जो मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि एक बहुत मजबूत आधार मिल गया है भारत को, है ना। और क्या अंतरिक्ष में जो हमारी आत्मनिर्भरता है उस दिशा में वी हैव डन सुपर्ब। भविष्य में भारत पुनः एक बार लीड करेगा। जैसे हल्के सैटेलाइट्स के बारे में भारत के आमने सामने कोई है ही नहीं, न SpaceX न कोनो एक्स, लेकिन भारी सैटेलाइट्स के मामले में भारत को अभी और थोड़ा काम करना है, थोड़ा सा उसमें काम करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पे भारत के लिए एक मील का पत्थर है, भारत एक बड़े
नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है और भारत भविष्य में बहुत से देशों के लिए एक लीडर साबित होगा, ऐसी हमारी कामना है। बस इतना बताता चलूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है, आज उसकी अंतिम तिथि है जुड़ जाइए। जो प्रतिज्ञा बैच 2027 को टारगेटेड है, यूँ तो 27, 28, 29 को टारगेटेड बैच आते रहेंगे, लेकिन ये जो प्रतिज्ञा बैच है आज अंतिम दिन है। विकास लाइव कोड का प्रयोग करके जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। हमारे इंग्लिश और हिंदी बैचेस में विकास लाइव कोड का प्रयोग करिए। अगर हिंदी साहित्य की बात करें, जो ऑप्शन में पढ़ाता हूँ, तो हिंदी साहित्य के साथ भी खास बात क्या है कि सूरदास से जो बैच शुरू है 13 नवंबर को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो अधिकतम डिस्काउंट भी आपको प्राप्त होगा हिंदी साहित्य के इस बैच में। आप टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्कैन करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं ये जो वीडियो है आपको बहुत कुछ समझाने में कामयाब रहा होगा। ये PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगी। हाँ, आपकी शिकायत है कि मैं बहुत दिन से अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, पर मैं अपलोड एक ही बार में 7-8 PDF को कर दूंगा, ताकि आप एक बार में आपके पिछले हफ्ते के करंट अफेयर्स को एक बार की पढ़ सकें। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।